नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। रबी फसलों पर दिखाई दे रहा बेमौसम बारिश और तेज हवाओं का असर। मनरेगा से जोड़ा गया ग्रीन इंडिया मिशन। फसल बीमा योजना के स्थान पर अब किसान आमदनी बीमा योजना। मौसम के बदलते मिजाज से कृषि वैज्ञानिक चिंतित। और सीमैप तैयार करेगा औषधीय पौधों का मानक। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश का कहर जारी रहने से रबी फसलों के बर्बाद होने की संभावना और अधिक प्रबल हो गई है। सीजन के प्रमुख फल आम की फसल के साथ आलू, प्याज और सरसों जैसी आवश्यक सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतों के बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया है। बारिश और ओलावृष्टि से फसल खेतों में ही चौपट हो रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नुकसान के बारे में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में इस बेमौसम बारिश ने काफी नुकसान किया है। इससे खाद्यान्न उत्पादन के सरकारी अनुमान को कड़ा झटका लग सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके इनके विलय का निर्णय लिया है। इस विलय के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गांव की सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि, राजस्व के लिहाज से व्यर्थ पड़ी भूमि आदि सभी जमीनें इस विलय के तहत वनरोपण के योग्य होंगी। अब किसान भाइयों को फसल बीमा योजना की जगह मौसम आधारित बीमा का विकल्प चुनने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में किसान आमदनी बीमा योजना लागू कर देगी, जिसके अंतर्गत दैवीय आपदाओं से किसानों के होने वाले फसली नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। इस बीमा योजना में राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर स्थानीय मौसम पर इस कदर पड़ रहा है कि अब कभी भी किसी भी मौसम में बारिश हो सकती है, तो मॉनसून काल में सूखा भी पड़ सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार हर मौसम में तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी, जो चिंता का विषय है। फसल के हिसाब से देखें तो 2050 तक रबी की फसल के मौसम में 1.9 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वहीं खरीफ के सीजन में 1.7 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। 2050 तक बारिश भी औसत से 3.1 से 29.6 मिलीमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम में ये विविधता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश हुई। केंद्रीय वनस्पति एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप में दिनांक 18 व 19 मार्च को आयोजित एक सेमिनार में दुनिया भर से आए कृषि वैज्ञानिक देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठकर औषधीय पौधों के मानकों पर भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। सीमैप के निदेशक की अध्यक्षता में इंडियन ओशियन रिब एसोसिएशन IORA के सदस्य देश UAE, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया आदि इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। भारत में IORA की यह दूसरी बैठक है, जिसमें चीन, ब्रिटेन, USA, फ्रांस, जापान और इजिप्ट को भी सम्मिलित किया गया है। इन सभी के विचार विमर्श से औषधीय पौधों का मानक तय किया जाएगा। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाई बीते दिनों हुई वर्षा को ध्यान में रखते हुए गेहूं की खेती में नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग ना करें। गेहूं की खड़ी फसल में चूहों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की दशा में रोकथाम हेतु जिंक फॉस्फाइड अथवा बेरियम कार्बोनेट से बने जहरीले चारे का प्रयोग करें। यदि राई व सरसों परिपक्व हो गई हो तो कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें, अन्यथा वर्षा से नुकसान होने की संभावना है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की संस्तुत प्रजातियां जैसे DH86, ICGS 44, R9251, R8808, ICGS 1, अवतार और TAG 24 की बुआई प्रारंभ करें। बाजरे की संस्तुत संकुल किस्में जैसे ICMV 221, ICTP 8203,
राज 171, पूसा कंपोजिट 383 तथा संकर किस्में जैसे GHB 526, GHB 558 एवं PB 180 की बुआई शुरू करें। मूंग व उड़द की फसलों की मार्च में बुआई हेतु मूंग की उन्नत किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा वैशाखी, PDM 11 तथा SML 32 और उड़द की संस्तुत किस्में जैसे पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35 आदि के बीजों की बुआई शीघ्र करें। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित अवश्य करें। भिंडी, करेला, लौकी, काशीफल, ककड़ी एवं तरबूज की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। वर्षा के दृष्टिगत परिपक्व आलू की खुदाई कर लें तथा छायादार स्थान पर सुरक्षित रखें। बैगन की अगली फसल हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों की बीज शोधन उपरांत नर्सरी में बुआई करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई का कार्य शीघ्र पूरा करें। आम के बागों में भुनका कीट के नियंत्रण हेतु फॉस्फोमेडान 0.6 मिलीलीटर अथवा डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि खर्रा रोग के लक्षण दिख रहे हों तो इसकी रोकथाम हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से तथा 10 से 15 दिन बाद डाइनोकैप अथवा ट्राइडोमार 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। उड़द गाजियाबाद की मंडी में 5,820 रुपए, बरेली की मंडी में 5,450 रुपए, कानपुर की मंडी में 5,650 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 5,820 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर गाजियाबाद की मंडी में 5,945 रुपए, बरेली की मंडी में 5,350 रुपए, कानपुर की मंडी में 5,500 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 6,050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अरहर गाजियाबाद की मंडी में 5,500 रुपए, बरेली की मंडी में 5,125 रुपए, कानपुर की मंडी में 4,500 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना गाजियाबाद की मंडी में 3,240 रुपए, बरेली की मंडी में 3,450 रुपए, कानपुर की मंडी में 3,300 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू गाजियाबाद की मंडी में 560 रुपए, बरेली की मंडी में 400 रुपए, कानपुर की मंडी में 600 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 610 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। प्याज गाजियाबाद की मंडी में 1,335 रुपए, बरेली की मंडी में 1,420 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,500 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर गाजियाबाद की मंडी में 825 रुपए, बरेली की मंडी में 1,400 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,600 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गाजर गाजियाबाद की मंडी में 890 रुपए, बरेली की मंडी में 900 रुपए, कानपुर की मंडी में भी 900 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन गाजियाबाद की मंडी में 625 रुपए, बरेली की मंडी में 1,200 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,170 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 1,240 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सेब गाजियाबाद की मंडी में 5,065 रुपए, बरेली की मंडी में 5,000 रुपए, कानपुर की मंडी में 7,050 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला गाजियाबाद की मंडी में 1,230 रुपए, बरेली की मंडी में 2,250 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,380 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। संतरा गाजियाबाद की मंडी में 1,850 रुपए, बरेली की मंडी में 1,400 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,370 रुपए
और आजमगढ़ की मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको नई से नई जानकारी देना है, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जानकारियों क्रम में आज हम बात करेंगे बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय की। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर वी.के. सिंह, उप निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार डॉक्टर, जैसा कि आज का हमारा विषय है बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, वैज्ञानिक नजरिए से बात कहाँ तक सही है? देखिए, बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और खासकर हमारे प्रदेश में जो 70% लघु और सीमांत कृषक हैं, उनके लिए जहाँ ज्यादा जमीन की आवश्यकता न पड़े, उससे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। और ये एक ऐसा व्यवसाय है जो महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत आवश्यक है। महिलाएं और बच्चे भी इसको आराम से पालन करके अधिक आय ले सकते हैं। डॉक्टर, महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसा कहा था कि बकरी जो है गरीबों की गाय है। जी, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि गरीब की गाय कहा था कि गरीब परिवार इसको आराम से करके और जो अपनी दैनिक आवश्यकता है उसके पोषक के लिए दूध की, वो आराम से पूरी हो सकती है, इसलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है।
तो डॉक्टर साहब, बकरी जब इतनी जरूरी है और अच्छा आय दे सकती है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसका पालन करने का उपयुक्त जो समय है वो कब हो? देखिए, हमारे प्रदेश में 148 लाख बकरी धन है और ये प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है, जबकि इसमें काफी मांस उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। तो दो तरह का ये प्रयोग किया जाता है, मांस उत्पादन में और हमारे दूध उत्पादन के लिए। तो इसके लिए कई तरह की नस्लें होती हैं जो कि आवश्यक होती हैं। तो ये जब भी कार्यक्रम हम शुरू करें, एक तो समय आपने जो कहा, समय हमारा वर्षा ऋतु के बाद का, क्योंकि वर्षा ऋतु में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो कि बकरी धन को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर अक्टूबर या समझ लीजिए आप दशहरे के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। और बकरी पालन शुरू करने के पहले आप ये तय कर लें कि आपको विपणन की क्या सुविधा है, वहां पर दूध की अच्छी मांग है या मांस की अच्छी मांग है, उसी तरह के व्यवसाय आप शुरू करें। डॉक्टर, आपने बात की कि बकरी पालन जो होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके के लिए किया जाता है, मांस के लिए और जो दूध के लिए। डॉक्टर, प्रजातियां भी दोनों की अलग अलग? हाँ बिल्कुल। देखिए, पूरे भारतवर्ष में 20 तरह की नस्लें हैं जो बकरियों की होती हैं। इनमें से आपके हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की जलवायु के हिसाब से हमारा जो मध्यम आकार की हैं बकरियां, उसमें बर्बरी आती है। बर्बरी हमारी बहुत ही अच्छी नस्ल है जो कि हमारे एटा जनपद से ही है। हमारे प्रदेश की वायु जो है उसके उपयुक्त है और यहाँ पर उससे अच्छी तरह से हम साल में 2 बार बच्चे ले सकते हैं। और ये इसका जो ब्यात काल होता है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, 150 दिन होता है। और इसमें प्रतिवार एक से अधिक यानी कि 2 बच्चे मिल जाते हैं तो साल में हमको 4 बच्चे प्राप्त हो जाते हैं और 1 से लेकर 1.25 लीटर तक दूध प्रतिदिन हमें प्राप्त होता है, जो किसी भी छोटे परिवार के लिए दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ण है। मतलब बर्बरी जो प्रजाति है वो दूध के लिए सबसे अच्छी है? वो दूध और मांस दोनों के लिए अच्छी है। दोनों के लिए, जिसमें 2 बच्चे मिल जाते हैं, मध्यम आकार की है। और दूसरे जो बड़े आकार की है, उसमें बड़े आकार का मतलब है 1 मीटर से ऊपर जिसकी ऊंचाई हो। मध्यम आकार का मतलब 75 सेंटीमीटर तक है और छोटा यानी कि 50 सेंटीमीटर से नीचे। तो बर्बरी हमारी मध्यम आकार की है और बड़े आकार में हो गई जमुनापारी। ये इटावा जिले में चक्करनगर के आसपास इसका मूल स्थान है जहाँ पर पाई जाती है। सफेद रंग की या काले रंग की होगी। इसकी खास बात यह है कि बाकी बकरियों के कान खड़े होते हैं, इसके कान लंबे और लटकते हुए होते हैं। मतलब पहचान है, अगर बकरी किसान भाई जाते हैं खरीदने के लिए तो उसकी पहचान है कि पेंडुलस ईयर होंगे और उसकी नाक आगे से अर्धचंद्राकार यानी कि जैसे चंद्रमा होता है उस तरह से उभरी हुई होगी। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में रोमन नोज कहा जाता है। और इस बकरी की विशेषता यह है कि ये 3 से 3.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, जो कि हमारी जो और गायें हैं वो भी इतना दूध नहीं दे पाती हैं जो हमारी देशी हैं। तो इसलिए कम खाने में उतना ही दूध हमको मिल रहा है बकरी से, तो बकरी में हमें ज्यादा मुनाफा होता है। और कम जगह में भी कम जगह की आवश्यकता होती है, कम लागत की आवश्यकता होती है और लाभ अच्छा होता है। लाभ अच्छा होता है। और ये बकरी पालन हमारा बहुत ही अच्छा है कि जो हमारा जमुनापारी का है उसमें तो पशु को चराने की आवश्यकता पड़ती है कि आपको ग्रेजिंग के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास स्थान नहीं है और चरा नहीं सकता है वो, तो वो अपना, जैसे कि बर्बरी नस्ल है या एक नस्ल और आती है ब्लैक बंगाल, वो बीटल है। ये नस्लें हैं, ये नस्लें हमारी स्टॉल फेड यानी कि घर के पिछवाड़े भी पालकर सीधे सरब उसकी बाउंड्री बना के थोड़ा सा आड़ कर लिया पत्तों के सारे, और खुला स्थान जरूरी है ढके के अलावा, वहां पर इसको हम पाल के, पत्तियां हैं, कुछ पेड़ है जैसे भीमल वगैरह, वो घास खा के इससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर, पशुपालन किसान भाइयों के लिए हमेशा ही लाभप्रद रहता है, लेकिन कभी कभी बीमारियां लग जाती हैं जिससे हमारा किसान भाई दुखी हो जाते हैं और बीमारियां लगने से पशु मृत भी हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर, बकरियों में बीमारियां कौन कौन सी? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और अच्छी कोई भी चीज हो, नस्ल अच्छी हो, आप अच्छी केयर भी करें, उसका प्रबंधन भी करें, लेकिन अगर बचाव नहीं कर पाएंगे बीमारियों से, तो एक तो ये है कि पशु का रोग से बचाव आवश्यक है। तो इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण कराया जाता है, तो ये अपने पशुओं का टीका करा लें। दूसरा है कि पशु जब भी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उससे पहले जहां से खरीदें वहां से ये देख लें कि ये पशु में टीका लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो एक बड़ी घातक बीमारी होती है जिसे कि PPR रोग कहते हैं। PPR? हाँ, ये PPR रोग पोखरी रोग के समान होता है। इसमें लक्षण कि पतले, वैसे तो बैंगनी करती है बकरी, लेकिन इसमें पतले दस्त आते हैं, नाक से पानी निकलता है और बुखार 104 के आसपास होता है। तो ये इस बीमारी की पहचान है। और मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से पशु खाने में असमर्थ हो जाता है। तो ये बीमारी में अगर ध्यान नहीं दिया तो पशु हमारा मर भी सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ योजनाएं भी दी जा रही हैं आपके विभाग के द्वारा? हाँ बिल्कुल, हमारे विभाग के द्वारा
काफी अच्छा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट एक योजना है भारत सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के द्वारा 100% अनुदानित है। इसमें जो लोग बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं उनको 100 बकरियां दी जाती हैं निःशुल्क, वो इसको करें। और इसमें हम लोग जो लोग नहीं भी करते हैं उनको भी प्रशिक्षण का प्रयोजन है कि प्रशिक्षण करा के उन्नत ढंग से किस तरह किया जाए, तो वो हम लोग कराते हैं। और भी इसमें दवाइयों की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा एकीकृत बकरी विकास योजना भी है जिसके अंतर्गत 10 बकरी और 1 बकरे की योजना है, उसमें भी प्रावधान देते हैं। तो ये जो हमारा योजनाएं हैं, पशु चिकित्सालय जो हैं वहां पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं और वहां के बाद में ये हमारा चयन करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो जिले के अधिकारी हैं वहां से इस योजना का लाभ मिल जाता है। और उस योजना में लाभ करने के साथ साथ अगर उन्हें कोई वहां दिक्कत आ रही है तो हमारे निदेशालय में भी इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है जिस पर बकरी पालन से संबंध में कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या, किसी प्रकार की और अतिरिक्त जानकारी चाहें तो वो ले सकते हैं। 1800 180 51 41 1800 180 51 41। हाँ, तो इसमें आप हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये कार्यरत रहता है। ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि ये व्यस्त जा रहा हो तो एक और नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 0522 जो यहाँ का लखनऊ का कोड है, 27 41 991। दूसरा 27 41 992। ये 2 नंबर हैं। सामान्यतः जो दरें होती हैं उसी आधार पे, तो इसमें कंजेशन कम रहने से आपको जानकारी तुरंत मिल जाया करती है। मतलब कहीं ना कहीं इन सभी आपके नियमों से बकरियों का विकास अच्छा होगा, हमारा किसान अच्छे अच्छे लाभ ले सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन आप जो नियमों से चलेंगे, जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।